बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का आरजेडी के विधायकों ने कारण ढूंढ लिया है। विधायकों का कहना है कि योग्य लोगों को टिकट न मिलना ही हार की असली वजह है। इस पर सत्ता पक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से लगातार आरजेडी हार के कारणों को तलाश रही थी। आखिरकार आरजेडी के विधायकों ने हार के कारण को तलाश लिया है। विधायकों का सीधे तौर पर कहना है कि बाहरी और गलत लोगों को टिकट देना ही हार का मुख्य कारण है। आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र को सुनिए। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव हम इसलिए हारे क्योंकि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का टिकट काट दिया गया। नहीं बोलना चाहिए। विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलौन। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम घुरा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। आरजेडी विधायकों के बयान पर सत्ता पक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया है। एक तरफ जेडीयू का कहना है कि अभी तो यह शुरुआत है, आगे उनके भीतर का कलह और बढ़ेगा, आने वाले दिनों में इनका कुनबा बिखर जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि भाई वीरेंद्र आरजेडी के भीतर की सच्चाई को बयां करते हैं। साथ ही कहा कि जब टिकट योग्यता पर नहीं नजदीकियों पर बटेगा तो यही हाल होगा। इतनी कम सीटें जीते हैं, तेजस्वी जी डिप्रेशन में बाहर ही चले गए और अब पार्टी के विधायकों के बयानों के माध्यम से इनके अंदर का जो अंतर कलह है वह भी अब खुलकर सामने आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, आगे इनके अंदर कलह और बढ़ेगा। विधायक विरोधी ईश्वर अख्तियार करेंगे। आने वाले समय में इनका कुनबा अगर बिखर जाता है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर अगर सवाल उठ जाते हैं तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं हो। भाई वीरेंद्र का बयान आरजेडी की अंदरूनी सच्चाई को बेनकाब करता है। चुनाव में हार जनता की नहीं, परिवारवाद और जातिगत तुष्टीकरण की हार है। जब टिकट योग्यता पर नहीं, जाति और नजदीकियों पर बटेंगे तो ऐसे ही हाल होंगे। आरजेडी में आज सवाल ये नहीं है कि कौन हारा, सवाल यह है किसे जानबूझकर। भाई वीरेंद्र के बयान से एक बार फिर सियासी तपिश बढ़ गई है। आने वाले दिनों में आरजेडी के भीतर और क्या सियासी खिचड़ी पकती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित की रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी के खेमे में हर बार ये बात होती थी कि आखिरकार हार का कारण क्या है, इतनी बड़ी हार जो मिली है इसके पीछे की वजह क्या है। आज आरजेडी के कद्दावर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि योग्य व्यक्तियों की जगह नजदीक जो व्यक्ति थे उन्हें टिकट मिला, बाहरी लोगों को टिकट मिला। यही सबसे बड़ी वजह थी कि आरजेडी की हार हुई है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, आज भाई वीरेंद्र का बयान खूब चर्चाओं में है। चर्चा की वजह यह है कि उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी पार्टी का जो हश्र हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया गया, जो बाहर से लोग आए उन्हें टिकट मिल गया, और इतना ही नहीं, जो लोग योग्य नहीं थे उन्हें टिकट मिला। यही वजह थी कि आरजेडी को हार मिली है। राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए आयुष, जिस तरीके से भाई वीरेंद्र का बयान सामने निकल के आया है, बीते दिनों अज्ञाओं के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां समाजवादी नेता के श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसको देखते हुए काशीनाथ जी के यहां पहुंचे थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। समाजवादी नेता के रूप में वो जाने जाते थे, कई बार का चुनाव भी लड़ चुके हैं और ऐसे में एक बड़े नेताओं में से एक आते थे वो। इसको देखते हुए देखिए वहां पर विजय मंडल भी मौजूद थे, जो कि पूर्व में विधायक राज के रहा करते थे और भाई वीरेंद्र ने उन्हीं को साथी बताया है। दिनारा सीट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और उसी सीट पर जब सिटिंग एमएलए हुआ करते थे भाई वीरेंद्र, उनका टिकट काट दिया गया। माफ कीजिएगा, जो विजय मंडल थे उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद भाई वीरेंद्र ने कहीं ना कहीं पैरवी की अपने नेताओं से, लेकिन उनकी पैरवी नहीं सुनी गई, जिसके बाद तस्वीरें सामने निकल के आए और ऐसे में कहीं ना कहीं राजेश यादव, जो कि बाहर के कैंडिडेट थे, उनको टिकट दिया गया। तो सीधा आरोप कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र ने, कह सकते हैं कि उन नेताओं पे लगाया इशारों में जो शाहाबाद में एक दबदबा रखते हैं। ऐसे में भाई वीरेंद्र ने न्यूज 11 से खास बातचीत में भी सीधे साफ तौर पर कहा कि मैं अपने बयानों पर खड़ा हूं, अडिग हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैंने जो बोला है सही बोला है। तो देखिए, विजय मंडल को टिकट नहीं मिलने को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़ा किया है और शीर्ष नेतृत्व पर सीधा निशाना उन्होंने कसा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे न्यूज रूम में जदयू से सुशांत पटेल हैं, तो वहीं कांग्रेस से नदीम हैं, बीजेपी से परवीन कुमार हैं। शुरुआत करेंगे हम सुशांत से। सुशांत, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से भाई वीरेंद्र का बयान सामने निकल के आया है, वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिटिंग एमएलए का टिकट काटा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? अंतर कला लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, ये पहली बात कि ये अंदरूनी मामला है राजद का। इसमें राजद को देखना है कि वो किनको टिकट देगी या किनको नहीं देगी। वो आपस में क्या गुटबाजी करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो पूरे बिहार को पता है। वो टिकट किसका कैसे कटता है, कहां से क्या आता है, ये बात बिहार की जनता से छुपी हुई नहीं है। आप जान लीजिए इस बात को। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया, टिकट तो आपने काट दिया, अपने घर वालों का ही, अपने लोगों को बाहर कर दिया। तो आप लोगों क्या ही, मतलब जो कह रहे थे, जो अब तक कहते थे कि सत्ता जो है परिवार की, मतलब सत्ता राजनीति कर रहे थे, वो आजकल देख रहे हैं कि मतलब लोगों का भी टिकट काट रहे हैं। आज मैंने भाषण सुना श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि परिवारवाद की बात जो उन्होंने कहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पे, ठीक ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पे नितिन नवीन जी को उन्होंने कहा कि ये भी तो परिवारवाद के ही लोग हैं। कहने का ये मतलब है भैया कि हम तो परिवारवाद बढ़ाएंगे, हम तो अपने परिवार को बढ़ाएंगे, वो बढ़ा रहे हैं। चूंकि यहां बिहार के लाल को वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के बेटे या फिर अमित शाह जी के बेटे बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके बिहार के, आपकी बागडोर जब माननीय लालू जी के हाथ में है, ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षता जो लालू जी के हाथ में है, उसके बाद राजद की राष्ट्रीय अध्यक्षता आपके ही हाथ में जाएगी, ये तय है। लेकिन वहां भाजपा में ये तय नहीं है कि नितिन नवीन जी के बाद क्या नितिन नवीन जी के सुपुत्र होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हो सकता है कोई ना कोई पूरे देश का आम कार्यकर्ता एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे जाए। सिर्फ फुटबॉल देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल में। जी, राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ फुटबॉल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये पार्टी कहीं की नहीं रही है, अब एकदम सिमट गई है। 25 सीट आए हैं, 25 सीट आए हैं ना, इनको इनसे भी कम आनी थी। वो तो अब क्या कहे, कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब अब दे दिए, हो गया, लग गए, तो बस। सुशांत जी, फिर आपके पास आएंगे, हम पहुंचते हैं बीजेपी प्रतिनिधि के पास। परवीन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता? ये तो सिर्फ फुटबॉल वाला जो कहानी, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये चुनाव से पहले भी अलग अलग थे और अभी भी अलग अलग है। और जो सिर्फ फुटबॉल वाला कहानी है इसमें तो रोहिणी आचार्य तो जी तो पहले ही ने बता दिया है कि कैसे चप्पल से उन पर वार किया गया, कैसे बाहर के लोग उनको गाली देने का काम किए हैं। और अभी तो हमको लग रहा है कि परिवारवादी है ना, है, हम तो समझ ही रहे हैं ना को कहाँ अटैक कर रहे हैं। सुधाकर सिंह जी पर अटैक हो रहा है, तो हम तो समझ ही रहे हैं वहाँ परिवारवाद आखिर हावी है ना भाई। एक ही परिवार के लोग राजद चलाते हैं, ये सबको मतलब दिख गया। और चाहे बहाना
भाई वीरेंद्र के द्वारा हो चाहे रोहिणी जी के द्वारा हो, दिख तो रहा है ना भाई कि फुल्ली परिवारवाद ही चलता है वहां, परिवारवाद ही चलता है, परिवारवाद ताकत ही वहां चलता है। ऐसे भी वो कोई भी उनके कैंडिडेट आते तो हमारे जो यहाँ धुरंधर लोग जो थे उसके सामने टिक थोड़ी पाते, टिकने का चांस नहीं था। लेकिन अब सरफुटौल करना है, जनता के बीच में दिखा देना है कि ना इनका टिकट मिल जाता तो हम जीत जाते, वैसा नहीं होता है। बिहार की जनता अपनी नजरों से महागठबंधन के सारे दलों को नीचा कर चुकी है। आज के डेट में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक डूबता हुआ नाव है। थोड़ा सा तिनका बचा हुआ है, वो तिनका भी बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। तो आपका सीधा आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की सिर्फ पार्टी है और परिवार को ही सिर्फ देखती है, आपका सीधा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर परिवारवाद नहीं होता तो अभी भाई वीरेंद्र का आप अटैक किस पे है? उनका हिम्मत है क्या कि तेजस्वी जी पे अटैक करे? वो किस पे अटैक करे नहीं लोगों को समझ में आ रहा है। सब जानता है कि सुधाकर जी पर अटैक कर रहे हैं। अब सुधाकर जी पर अटैक कर रहा था, इनका चाल चरित्र सामने आ ही ना गया। सकते हैं कि सुधाकर सिंह पर कौन टिकट दिलवाया है उनको सब जानता है कि कौन टिकट दिला, पूरा हल्ला है, हल्ला हुआ था वहां पे कौन टिकट को सुधाकर सिंह ने टिकट दिलाया। जो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पूरा हल्ला हुआ था वहां पे। हालांकि अंदरूनी मामला इसमें हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके जरिए उनका परिवारवाद वाला जो चेहरा है वो सामने जरूर आ गया है। चाहे वो रोहिणी जी का मामला हो, चाहे ये मामला हो, भाई वीरेंद्र जी का मामला हो, इससे उनका परिवारवाद का चेहरा तो दिख रहा है ना जनता को। फिर परवीन हम आएंगे, नदीम जी के पास पहुंचते हैं। नदीम जी कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? परवीन ने सीधा आरोप लगाया है कि परिवारवाद हावी है महागठबंधन में। देखिए, हमारे यहाँ बिहार में एक बहुत प्रचलित कहावत है, चलनिया दुख से सूख के तोहरा में कितना छेद। तो भाजपा जो करती है कि ये कह रही कि अभी ये दोनों मित्र हमारे कह रहे थे परिवारवाद, इनके जो अलाइज परिवारवाद बिहार की ही बात कीजिए तो मांझी जी की बात कीजिए, चिराग पासवान जी की बात कीजिए, कुशवाहा जी की बात कीजिए, तो क्या यहां परिवारवाद नहीं है? यहां बाप बेटे और माँ बेटी और भाई बहन और बेटा पतों का हिस्सा नहीं है? तो यहां तो इनको बहुत अच्छा लगता है चूंकि इनके साथ खड़े हैं। दूसरे के साथ इनको क्या है कि अपने घर को संभालने के बजाय ये लोग दूसरे के घरों को झांकना ज्यादा पसंद करते हैं। अभी हमारे दोनों भाई ने एक और बात कही, इन्होंने कहा, हमारे जदयू के भाई ने कहा कि कैसे कैसे जनता 25 सीट दे दी। यानी ये लोग जो तंत्र से जीतने वाले लोग हैं वो लोग तंत्र को भी बद्दा बताते हैं। हमारे एक मित्र ने कहा कि कोई भी आता हार जाता। बिल्कुल, जिस तरीके से आप चुनाव आयोग को चोरी करके बैठे हैं, जिस तरीके से आप वोट चोरी करते हैं, जिस तरीके से आप चुनाव के पहले चुनाव आयोग के सारे मोरल और कोड ऑफ कंडक्ट को आप भद्दा दिखाते हुए 10,000 रुपए देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तंत्र है, आपका आयोग है, वो चुनाव आयोग नहीं, वो भाजपा आयोग बना हुआ है। तो आप उसके सहारे अगर जीतेंगे तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि कोई भी आता तो हार जाता, क्योंकि इनके यहां तंत्र है, तंत्र से जीतिएगा तो लोग की कोई बात तो होती नहीं, जनता की बात होगी ही नहीं। नदीम जी, आप ही के गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है और उसी के विधायक भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया है। अपने साथी रहे विजय मंडल को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं बयान दिया है, जो बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान है और वो एक पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो कहां क्या कहते हैं। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि ये लोग जो इतनी बातें यहां कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब देना कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी में कुशवाहा जी के बेटे के अलावा कोई योग्य लोग नहीं थे जिनको आप मंत्री बनाते हैं, जो किसी भी सदन में सदस्य नहीं है, आप उनको मंत्री पद देते हैं और आप परिवारवाद का गाना यहां आके गाते हैं कि परिवारवाद उनके यहां है। लोकतंत्र है, हमारी पार्टी हो या बाकी और भी क्षेत्रीय दल पार्टी हो, हम लोग के यहां लोकतंत्र है। हमारे यहां हरेक को आजादी है कि अपनी भावना को व्यक्त करें। तो भाई वीरेंद्र जी ने शायद अपनी भावना को व्यक्त किया होगा, पार्टी का मैटर है, इंटरनल उनका अपना मैटर है, क्या करेंगे नहीं करेंगे आरजेडी करेगी। लेकिन भाजपा में और जेडीयू में इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व को अगर कोई गलत निर्णय लिया गया हो तो उसको भी बोल दिया जाए, चूंकि वो लोग के यहाँ डिक्टेटरशिप चलता है, वो लोग एक तंत्र में विश्वास करते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो कोई बोलेगा नहीं, डर से जो बोलेगा वो निकाला जाएगा। जी, आरोप लगने लगा है कि जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ फुटौल पहले भी था, अभी और ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिर्फ फुटौल तो यह एनडीए में है,
सिर्फ फुटबॉल तो एनडीए में और शासन में होने के बाद, इतनी थंपिंग मेजोरिटी आने के बाद भी आज पूरे बिहार से कहीं छुपा नहीं है कि नीतीश जी और सम्राट जी में और बाकी नेताओं में किस तरह का नूरा कुश्ती चल रहा है, ये बिहार की जनता देख रही है ना। तो देखिए, हम विपक्ष में है तो सिर्फ फुटबॉल हमारे यहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता ने और इनके तंत्र ने हमको अगर विपक्ष में रहने का मौका दिया है तो हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इनको जनता ने और इनके जो तंत्र से जो जीत करके आए हैं, तो तंत्र से ही सही, सत्ता में तो है, तो सत्ता में है तो इनको जनता के प्रति इनको जवाबदेही बनना पड़ेगा, जनता के प्रति अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो वहां वो नहीं है। ये बार बार अभी देखिए, कुछ दिन पहले यही हमारे दोनों साथी यानी भाजपा और जेडीयू को लोग चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस के 6 विधायक आ रहे हैं, 6 विधायक आ रहे हैं। अरे 6 कहां से आ रहे हैं, आपके कहां जा रहे हैं, उसको पहले अपनाइए। और इनके ही अपने ही घटक दल के कुशवाहा जी के 3 विधायक को जेडीयू और भाजपा में होड़ मची है कि कौन अपने तरफ शामिल कर ले, चूंकि वहां जेडीयू और भाजपा में आज के डेट पे नंबर 1 बनने की एक रेस चली हुई है कि कैसे 2-4 विधायक आए और हम बिहार की बड़ी पार्टी बन जाए। तो ये लोग अपने चीज को तो देखते नहीं, दूसरे की तरफ झांकने में बहुत मजा आता है इनको। लेकिन ये निश्चिंत रहें, इनको जनता जैसे लाई है उस तरीके से इनकी विदाई भी कर देगी। जी कैसे देख रहे हैं, विदाई भी जनता कर देगी, सीधा आरोप नदीम जी ने लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि आप लोग नहीं टिकने वाले, नहीं रहे। नदीम जी से पूछिए, 5 साल तो विदाई नहीं हो रहा ना, 5 साल तक तो है हम लोग, लोकतंत्र का पहली बात 5 साल तक है हम लोग, मेजोरिटी में एकदम है। और अब आप सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं नंबर 1 बनने की होड़ चली है जदयू बीजेपी में, आप तो नंबर 4 नंबर 5 की पार्टी हैं। आपके तो सिर्फ 6 विधायक है ना, आप सिर्फ इतने में ही सिमट गए हैं बिहार में। और बात करते हैं आप तंत्र की, सिर्फ लोकतंत्र से जीतता है। आप लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं, आप बिहार के जनता के वोट को गाली दे रहे हैं, आप मैंडेट को गाली दे रहे हैं, आप मैंडेट को गाली दे रहे हैं, आप नहीं मानते हैं। अरे आप ईवीएम को गाली दे रहे हैं, आप जनता के मैंडेट को नहीं मान रहे। विश्वास नहीं, आपको क्या विश्वास नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव के परिणाम पर नदीम जी ने सवाल उठाया है। इस परिणाम पहले पूछिए, 6 विधायक इनके जो जीते हैं, क्या वो तंत्र से जीते हैं, क्या वो जनता के मैंडेट से नहीं जीते? और अगर सिर्फ जीतने की बात होती, अगर सिर्फ तंत्र से जीता जा रहा होता तो 6 के 6 विधायक भी हमारे ही होते। तो क्या तंत्र से आपके विधायक जीते हैं? देखिए, यहां क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में चोरी हो जाती है तो चोर क्या करता है, कीमती सामान ले जाता है, कुछ चीजों को छोड़ देता है। और बिहार में एक और बहुत कहावत प्रचलित है कि डायन भी 7 घर छोड़ती है, चूंकि सबको खा जाएगी तो बगल वाले ही उसको मार देंगे। तो ये लोग ऐसे डायन हैं, संविधान को इस तरीके से खा रहे हैं कि कुछ तो ये छोड़ेंगे ना दिखाने के लिए। जैसे अगर 6 नहीं आते तो ये कहते भाई सब मेरा हो जाता, तो 243 ये नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जो कहना है वो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को चोर करने वाले हैं, ये लोग लोकतंत्र को चोरी करने वाले लोग हैं, तंत्र से जीतने वाले लोग हैं। देखिए ना, अब बिहार में घुसपैठिया चला गया, बिहार में सारी मुद्दाएं खत्म हो गए। अब जो भी कुछ है बंगाल में हो रहा है। प्रधानमंत्री बिहार में आकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाते थे, अब बंगाल में जाके दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 11 साल से लगभग 12 साल होने को आ रहा, इस देश को चला रहे हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर वही प्रधानमंत्री जो कल को मुख्यमंत्री थे, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मुझे मालूम है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करता है। तो आज बॉर्डर की सिक्योरिटी ममता जी के हवाले हो गए, चूंकि वहां चुनाव है। 11 साल से आप क्या करें, घुसपैठिया कोई भी अगर हमारे देश में, उसको बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। लेकिन 11-12 साल आप केंद्र में शासन करने के बाद भी आप इस लायक नहीं रहे कि आप घुसपैठियों को रोक सके, या जो आ गया उसको आप बाहर कर सके। और इसका ठिकरा आप राज्य सरकार पे फोड़ना चाहते हैं। आप बिल्कुल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी झारखंड, कभी कहीं और, कभी कहीं और ये लोग जिस तरीके से आज आप देखिए कि वाराणसी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से पुराने मंदिरों को, जो 100 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल पुराने मंदिर है, उनको किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ये लोग औरंगजेब कहते हैं, ये औरंगजेब फीस ज्यादा है। आज हमारे बहुत सारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो शासन है औरंगजेब से ही बुरा शासन है, औरंगजेब तो बदनाम था, ये लोग तो करके दिखा रहे हैं। और ये लोग किस नाम पे चुन के आए हैं, जिस नाम पे चुन के आ रहे हैं, आज बनारस में उसी चीज को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास एक बीमारी है कि सब जगह हमारा नेम प्लेट लगे। तो बनारस के घाटों को सौंदर्यीकरण के नाम पर गुजरातियों के हाथों बेचा जा रहा, पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा, और वहां की संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं प्रवीण? अब पहले तो ये जो तंत्र का बात कर रहे हैं, तो बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था। तो
महाराष्ट्र में हम लोग प्रचंड विजय हुए, ये पूरी दुनिया देखी। साथ ही झारखंड में हम लोग हार गए थे और हार को बिल्कुल हम लोगों ने, हमारे जो गठबंधन के लोग थे वो लोग भी स्वीकार किए और जनता के बीच गए और वहाँ पे ये लोग पजामा कुर्ता पहनकर जाकर वहाँ एकदम शपथ ग्रहण करने के लिए चले गए। उसी तंत्र से न भाई चुनाव हुआ था, वो भी उसी तंत्र से न हुआ था। जिस तंत्र से बिहार में चुनाव हुआ, जिस तंत्र से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसी तंत्र से झारखंड में भी चुनाव हुआ। वहीं इनके इरफान अंसारी जो हैं, अभी जो बड़ी बोलापन कर रहे थे, अभी हाल ही में उनको वहां के मुख्यमंत्री ने बड़ी डटान डांटा है भाई, बड़ी कस के डांटा है। तो ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को बेइज्जत करना है इनको सभी जो भी संस्थान है, वो जो भी संस्थान है, देश की जो भी संस्थान है, सभी संस्थान को इनको बेइज्जत कर देना है, सभी को टारगेट कर देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके हक में डिसीजन नहीं देते, कहेगा सुप्रीम कोर्ट खराब है। इलेक्शन कमीशन इनकी बात, मतलब इनकी फर्जी बातों को नहीं सुने तो इलेक्शन कमीशन भी बेकार है। इनके लिए वो सभी चीज बेकार है जो इनको जिता नहीं सकता है। एक्चुअली इनको मालूम नहीं है कि इनको जिताने वाला इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है। इनको जिताने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। वो जनता के बीच में नीतीश कुमार यहां जाते हैं, वहां महाराष्ट्र में देवेंद्र जी जाते हैं और केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, तब जाके हम लोग जीतते हैं। ऐसे ही मतलब हम लोग नहीं जीतते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं। आज भी आप देख रहे होइएगा कि हमारे सारे मंत्री के साथ मुख्यमंत्री सभी जगह प्रवास कर रहे हैं। पूछिए तो इनसे जरा, इनके जो नेता प्रतिपक्ष है उनका कहीं कोई दौरा उड़ा हुआ है का? नहीं ना दौरा हुआ है। तो जनता के बीच में जाना ही नहीं है और बस वोट मांगने के समय चले जाना है। तो यही काम है, इसके कारण ये लोग नहीं निकल पाते। और दूसरी बात है, बनारस की चिंता करने की इनको जरूरत नहीं है। बनारस की चिंता करने की इनको जरूरत नहीं है। बनारस के लोगों का जो मतलब श्रद्धा है और स्नेह है वो हमेशा हम लोग के साथ है और हम लोग उनके अनुरूप काम कर रहे हैं। इनके चार लोग जो वहां धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं ना, उनका भी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। वहां पूरे मीडिया के लोग देखे हैं कि वहां कोई मूर्ति नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ। एक फर्जी फेक वीडियो डालकर लोगों को गुमराह करने का काम किया गया और होगा बहुत जल्दी उनको जो जेल के काल कोठरी के अंदर डाला जाएगा। दूसरा बात ये बोले कि ममता बनर्जी पे सबको मालूम है कि राज्य के ही अधीन होता है भूमि। शायद कांग्रेस के लोग इतने वर्षों तक शासन करने के बावजूद ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्यों का अधिकार क्या है और केंद्र का अधिकार क्या है। इनको नहीं मालूम है क्या कि जमीन अधिग्रहण का जब भी काम होता है वो राज्य सरकार करती है और जमीन अधिग्रहण नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। इनके कारण वहां तार फेंसिंग का काम आपका हुआ है और वो हमारी सत्ता आएगी वहां तार फेंसिंग होगा और घुसपैठियों को रोककर हम लोग बांग्लादेशियों पर जो भी अवैध तरीके से यहां घुसे हुए हैं सब पे कार्रवाई होगी और सबको वहां भेजने का काम। कितने सहमत है परवीन के बातों से? देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण से घुसपैठी का लेना देना है, तो अब तो हास्यास्पद बात है कि जमीन अधिग्रहण और घुसपैठी का कहां मेल है। या आप उन चीजों को देखिए किस तरीके से अरे आप फेंसिंग कब होगा? अरे फेंसिंग जमीन अधिग्रहण होगा। अरे भाई तो वो आपके जिम्मे है ना। देखिए इंटरनेशनल, अरे सुनिए तो आप, इंटरनेशनल बाउंड्री जहां होती है वहां पे भारत की जो बाउंड्रीज होते हैं और जो दूसरे देश की बाउंड्रीज होती है, दोनों के बीच में नो मैंस लैंड होता है। उधर उनकी फेंसिंग होती है, इधर हमारी फेंसिंग होती है और वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ये हमारी ना माने। जब मुख्यमंत्री कांग्रेस के लोग इतने दिन सत्ता में रहने के बावजूद इनको नहीं मालूम है। अभी क्या बोले, नो मैंस लैंड में इनका तार फेंसिंग का काम होगा। नो मैंस लैंड में तार का फेंसिंग का काम हो सकता है क्या? उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई काम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो राज्य सरकार को। देखिए एक मिनट
आप सुनिए ना, या सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। मैंने ये कहा कि दो बाउंड्री के बीच में नो मैंस लैंड होता है, मैंने ये नहीं कहा कि उसके ऊपर जाकर के फेंसिंग कीजिए। और आप ही के जो भी प्रधानमंत्री हैं, उनका ही जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त का बयान निकाल करके देखिए, वो चिल्ला चिल्ला कहते थे मुझे मालूम है दिल्ली की कमी है, कमजोर प्रधानमंत्री होता है, तब जाकर के ये सारी चीज। आज तो मजबूत प्रधानमंत्री है ना, तो क्यों नहीं ये चीज रुक रही है? बिहार में अगर घुसपैठिया आता है तो कहां से? बिहार का एक नेपाल सीमा मिलता है, बांग्लादेश से तो आएगा नहीं, पाकिस्तान से आएगा नहीं, अफगानिस्तान भूटान से। नेपाल बनाने की बात कर रहे थे। अरे कौन? आप उसी बिहार को नेपाल बनाने के, आप उस समय में आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते हैं। अरे बिहार बिहार रहेगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है भैया। हिंदुस्तान कहाँ है? बिहार कहाँ है? बिहार कहाँ है? बिहार तो हिंदुस्तान में ही है ना। हिंदुस्तान डेवलप होगा तो बिहार भी डेवलप होगा। हिंदुस्तान डेवलप हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ट्रंप 70 बार कह रहा है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ट्रंप आए दिन आपको जो है तमाचा मार रहा है, आप चुपचाप बैठे, आपके ऊपर वो टैरिफ बढ़ा रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। विदेशी ताकतों से ये मिले हुए। अभी आप सुन लीजिए इनकी बात। ट्रंप एक दौर में इनको बुरा लगता था, आज के दौर में इनको ट्रंप अच्छा लगता है, क्योंकि वो भारत के विरुद्ध में अगर कोई काम करने लगे तो इनको अच्छा लगने लगेगा। ये ट्रंप झूठा है। प्रधानमंत्री को कहिए कि, अरे आप प्रधानमंत्री को कह दीजिए कि एक बार कह दे कि ट्रंप झूठा है। प्रधानमंत्री हमारे भी देश के प्रधानमंत्री, गरिमा गिरेगी तो हमारे भी राष्ट्र की गिरेगी। तो प्रधानमंत्री को कहिए कि निकल के कहें, पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ कहेगी कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप चोर है। और ये बात करते हैं। ट्रंप के अलावा भी अगर ये बात किया जाए तो ये सारे विदेश नीतियों पे ये फेल हैं। आज चीन जो है जम्मू कश्मीर में एक जगह लेकर के वहां पे पाकिस्तान से बाईपास बना रहा, और हमारे प्रधानमंत्री पहले बयान देते हैं लद्दाख की लोग करके कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना कोई घुस रहा है। प्रतिपक्ष के नेता अभी राहुल गांधी है, ठीक है। हो सकता है कि मतलब प्रधानमंत्री को बोलने के लिए हो सकता है प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनको कौन सा सामना करना है? ये इनकी हिम्मत है इनके राहुल गांधी को कि बोल दे कि ट्रंप के बारे में एक शब्द नहीं है। आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ट्रंप के विरुद्ध में कुछ बोले, और ये लोग कहने चले हैं, हम लोग को ज्ञान देने चले हैं। ऐसे लोग मतलब जो देश को चीन के हाथों बेच दिए थे, पाकिस्तान के मतलब टुकड़ों जो हमारे मतलब दूसरे के टुकड़े पर पलने वाला पाकिस्तान है, उसके गोद में जाके पड़े हुए थे, और हमारा सर का, हमारे सैनिकों का सर काट के लेके जा रहा था। आज वही देश भारत है। एक गोली अगर चलती है तो यहाँ से उसका जवाब, वोकल जवाब मिलता है और सरेंडर करते। अभी चीन का डेलीगेशन आया था, वो किस हैसियत से भाजपा के मुख्यालय में जाकर के बात कर रहा था? भाजपा के नेता को किस तरीके से, क्या इम्यूनिटी आप दे रहे हैं चीन को? चीन से कैसा आपका साठगांठ है? आप एक तरफ चीन से व्यापार बढ़ाते, आप बिल्कुल मुद्दे नदीम जी मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर परवीन जी बात करते हैं। हम आपसे परवीन जी सवाल है कि जिस तरीके से राजद के विधायकों का बगावती तेवर देखने को मिल रहा है, क्या सब कुछ महागठबंधन में ठीक नहीं है? क्या आने वाले समय में कुछ देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने? अरे बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा ना कि तेजस्वी जी जो आज मतलब वो जो 24 वाला आंकड़ा है ना, वो घटेगा ना, तो वो प्रतिपक्ष के नेता नहीं नजर आएंगे। यही आप दिखिएगा, वो राघोपुर के विधायक ही रहेंगे बस। मतलब देखिए सीधा भाजपा प्रतिनिधि नसीहत दे रहे हैं कि मेरी बात ये तो काम बस यही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग को लोकतंत्र और संविधान से लेना देना नहीं चाहिए, इनको विपक्ष मुक्त सत्ता चाहिए। देखिए ना किस तरीके जगह पर आ गए कि एक को हटा देंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। इनको विपक्ष मुक्त सत्ता चाहिए। ये एक तंत्र वाले हैं, राजतंत्र चलाना चाहते हैं। इनकी सारी बातें आप समझ लीजिएगा जो लोकतंत्र और संविधान के। भाई वीरेंद्र किसके करीबी है? अरे आप अपनी भाई वीरेंद्र तो तेजस्वी जी के करीबी है ना। आज जो भी कुछ कर रहे हैं वो लोग खुद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभिषेक देखिए, भले ही सियासी रार या यूं कहें आपसी रार राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया है। एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। दाता अभिषेक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। अभिषेक देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के भीतर आपसी रार है और ये रार अब सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुका है। भाई वीरेंद्र जो कि राष्ट्रीय जनता दल के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाया और इसे ही हार का कारण बताया। चर्चाएं चल रही थी, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उनको पूरा करें।
जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के 25 विधायक है, उसको देखते हुए सत्ता पक्ष ने सीधे तौर पर कह दिया है कि एक विधायक अगर घटते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जिस तरीके से सरकार है वो तो रहेगी ही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं रह पाएंगे। ऐसे में फिर से एक बार परवीन के पास जाते हैं। परवीन, जिस तरीके से आपने दावे किए हैं, ये दावा जो है कहीं ना कहीं नदीम जी ने कहा है कि पूरे तरीके से फेल दिखेगा और आप लोग संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बातें, ये लड़ाई, ये आपसी कलह हम थोड़ी कर रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में देखे होंगे, कुछ ही दिन पहले ना रोहिणी आचार्य जी बोल के गई है, उसके बाद भाई वीरेंद्र जी कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी कर रहे हैं तो मतलब हम लोग को क्या काम है इसमें? इसमें कोई काम है? राजद के लोग खुद ही अपने में टूट पड़े हुए हैं कि आपस में लड़ना है, आपस में करना है, और परिवारवाद का जो कलई है वो खोलना है। तो परिवारवाद का कलई खुल रहा है, जनता को दिख रहा है कि कैसे परिवारवाद चलता है इसके अंदर। तो हम लोग थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम लोग कोई एफर्ट लगा रहे हैं इसमें कि टूट जाए। हम भाई वीरेंद्र को तोड़ सकते हैं? सोचिए, भाई वीरेंद्र जितनी दिनों से इनके पार्टी में हैं और माने जाते हैं कि तेजस्वी जी के बहुत करीबी हैं, तो अब आप सोचिए कि उनका अगर बयान आएगा तो तेजस्वी जी का बयान माना जाएगा। उन्होंने दोहराया है उस बयान को और कहा है कि हम डरते किसी से नहीं है, जो सत्य रहेगा वही बोलेंगे। यानी कि सीधे तौर पर कह रहे हैं मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूं। तो उनका कहने का मतलब यही ना होगा कि चूंकि सुधाकर जी के पिताजी लालू जी के बहुत बड़े आदमी हैं, तो लालू जी को न बोल रहे होंगे कि लालू जी से नहीं डरते हैं। वही लोग तो जवाब दे कि लालू जी से डरते हैं कि नहीं डरते हैं। नदीम जी, सुधाकर सिंह की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। विजय मंडल उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी शाहाबाद से आते हैं, बक्सर भी करीब है और कहीं ना कहीं शाहाबाद की राजनीति काफी ज्यादा शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं की है, कह सकते हैं जगदानंद सिंह ने। ऐसे में सुधाकर सिंह सांसद भी हैं। तो परवीन जी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने ही कहीं ना कहीं विजय मंडल का टिकट कटवाया, ये सीधा आरोप कैमरे। देखिए, टिकट कटने और कटवाने की जो बात होती है, किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो मेरी पार्टी हो या किसी भी पार्टी में हो, टिकट देना पार्टी का इंटरनल मैटर होता है। किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी, वो उसके अपने पॉलिसी के तहत देता है। कोई देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव हारना नहीं चाहती है, तो वो अपने तरीके से जिसको मानती है, उपयोग योग्य मानती है, उसको वो देती है। अब ये आरजेडी का अपना पर्सनल मैटर है कि वो किसको टिकट देगी या किसको नहीं देगी। क्या भाजपा हमारे कहने पर टिकट दे देगी? जदयू हमारे कहने पर टिकट देगी? नहीं ना देगी। उसके अपने इंटरनल सर्वे होगा, इंटरनल नेता बैठेंगे, उनके संसदीय दल के लोग बैठेंगे, वहां जो निर्णय होगा वो मानेंगे। तो आरजेडी के अंदर ये निर्णय अगर हुआ है या जिस भी तरीके से वो लोग टिकट दिए, तो इसके ऊपर इतनी हाय तौबा मचाने की आपको क्या जरूरत पड़ी है? एक प्रश्न मेरा रह गया। तो तेजस्वी जी के करीबी माने जाते हैं भाई वीरेंद्र, ठीक है, और सुधाकर सिंह करीबी माने जाते हैं लालू यादव के। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हम डरते नहीं है किसी से, तो लालू जी से नहीं डरते होंगे, और लालू जी ने ही उनको टिकट दिया है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है। देखिए, ये एक चीज है, यही यानी तेजस्वी जी और लालू जी में नहीं पट रहा है। अरे सुनिए, आप जो है सिर्फ घर तोड़िएगा। आप कह रहे नहीं डरते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी में या बाकी जो पार्टियां हैं, बीजेपी, जदयू और उसके एनडीए के गठबंधन को छोड़ दीजिए, उसमें भी कुछ दल हैं जिनके यहाँ लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। वो कहते हैं उनको सहमति असहमति कहने का अधिकार है, लेकिन भाजपा में ये अधिकार नहीं है। भाजपा में एक दिन पहले कहा जाता है कि नितिन बाबू हमारे बॉस हैं, और अगले ही दिन बाजू पकड़ के पीछे हट, यार कैमरा सामने आ रहा है, तू कहाँ। अब सारे दुनिया देखिए किस तरीके से उनको बाजू को पकड़ के पीछे किया गया, और साहब आगे आए। कैमरा में तो उन्हीं को चाहिए ना भाई, कैमरा और टेलीप्रॉम्प्टर। एआई जनरेटेड वाला वीडियो है ना। आप लोग के पास ऐसा वीडियो आया है? नहीं आया है। कांग्रेस के पास पक्का वीडियो आ जाएगा। जानते हैं, कांग्रेस के पास एक एआई वाला आदमी बैठा हुआ है, और झट से पता नहीं कहां से कौन आज तक कोई मीडिया हाउस के पास ये वीडियो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के पास ये वीडियो आ गया। भाई कैसे आ गया एआई वीडियो? जी आपके पास भी आएंगे, परवीन आपके पास भी आएंगे, सुशांत जी के पास चलते हैं। सुशांत जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप लोग तोड़ने का सिर्फ काम करते हैं, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक पहली बात यह है कि इनमें असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इनको चाहिए, इनके नेताओं को भी चाहिए, शायद जदयू और बीजेपी का साथ चाहिए, बिल्कुल वो लोग खुद आना चाह रहे हैं शायद से, तब असंतोष की स्थिति बनी। और ये लोग बात करते हैं मैंडेट की, मैंडेट को गाली देते हैं। ये लोग बात करते हैं आज जैसे कि कह रहे हैं मेरे मित्र कि मैं ये डायन भी 7 घर छोड़ के करती है।
आप हम लोगों को डायन कह रहे हैं और आप बात करते हैं वो कि जेनजी आंदोलन हम बिहार में भी करा देंगे। चुनाव से पहले आप यही सब कर रहे थे। आप चुनाव के बाद जब हार गए तो अब क्या तंत्र लगी हुई थी, आपकी जेडीयू बीजेपी की तंत्र लगी हुई थी। जनता ने आपको मैंडेट दी, जनता ने आपको 25 सीट पे रखा है और उसमें 6 सीट आपको दी है मात्र, और जदयू बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया है। और जनता ही शायद ये चाह रही है कि वो भी विपक्ष भी खत्म हो जाए, मेरा यही मानना है। जनता भी चाह रही है, जनता ही चाह रही होगी, तभी तो मुझे लगता है कि उन्होंने बयान दिया है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है। मुझे लगता है कि अगर वो आना चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड में, तो हम लोग बाएं खोल के स्वागत करेंगे। क्या बीजेपी भी स्वागत करेगी? नहीं, हम लोगों को स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो कांड हमको लग रहा है ना, अरे तेजस, हमको तो भूल गए थे एक बात, वो तेज प्रताप जी के चूरादही में लालू जी आए थे ना भाई। ओ, अब समझ में आया, लालू जी जो वहां चले गए, तेजस्वी जी को दर्द हो गया है, इसीलिए अपने गुर्गों से बयान दिलवा रहे हैं कि संभल जाइए, नहीं तो, समझ रहे हैं ना, ये बात है। बात ये है कि बड़का बेटा का समर्थन कर दिए हैं, तो ये लोग क्या किया है कि अब प्लान बनाया कि कैसे हम अब आए तो दिलवाओ एक बार बयान इनसे कि डराओ उनको, लालू जी को डराने का काम कर रहे हैं। अब ये लोग बताए कि भाई लालू जी को बेइज्जत करना इन लोग के लिए अच्छा है, रोहिणी जी को तो करिए दिए हैं, अब फिर लालू जी पे बेइज्जत करने का काम करवाया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा। देखिए, कोई किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा है। देखिए, जिसकी जाको रही मनसा जैसी, ताको देखी मूरत तैसी। तो इनकी मनसा ही लोग सबको बेइज्जत कराते हैं। नितिन, अभी ये हमारे भाई कह रहे थे कि एआई वीडियो है। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी एआई वीडियो चला रही है तो केस कीजिए, एफआईआर कीजिए, सरकार आपकी है। तो आप अगर एआई से कोई एडिट कर रहा है तो साइबर लॉ है ना, कि साइबर लॉ भी खत्म आप कर दिए, साइबर लॉ में लाइए और उसको केस कीजिए। आप हर बात को एआई लीजिएगा। और उसके पहले भाजपा ही के कार्यालय में, प्रधान कार्यालय दिल्ली में, जब जेपी नड्डा जी थे, उनको अमित शाह जी ने बाजू पकड़ के पीछे किया था, चल हट भाई पीछे, यहां हम दो ही रहेंगे। और कल देखे होंगे जिसमें नितिन नवीन जी को बाजू पकड़ के हटाया गया है। बेचारे नड्डा एक्सपीरियंस वाले आदमी थे, वो 4 फीट दूर ही खड़े थे कि भैया इस बार मेरा कलाई मत पकड़ लेना, जो नया बना है उसी को सिखाओ। तो इन लोग के यहाँ जो होता है ना, वो दूसरे के यहाँ भी देखते हैं कि वहां भी वैसा ही होगा। तो ये निश्चिंत रहें, हम लोग, कोई भी विपक्ष की पार्टियां हैं, संस्कारी पार्टियां हैं, उनके यहाँ लोकतंत्र है, उनके यहाँ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आज भी जिंदा है। मोरली वहाँ पे लोग इनसे ज़्यादा एजुकेटेड है, इनसे ज़्यादा संवेदनशील लोग हैं वहाँ पे। और ये लोग असंवेदनशीलता की की बात करते हैं, ये कहते हैं मोदी जी जाते हैं। अभी देखिए कि बिहार की एक बेटी को नीट की जो परीक्षा एक बार दे चुकी थी, फिर की तैयारी कर रही थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ? अब प्रधानमंत्री जी जो हैं मणिपुर नहीं जाएंगे, जहां हमारी बहनों को निवस्त करके घुमाया गया, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। जाएंगे कहां पे? जहां चुनावी राज्य होगा। और बाकी किसी भी, आप इंदौर की बात ले लीजिए, वहां दूषित पानी पीने से कितने लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री जी गए, एक शब्द बोले, क्योंकि उनको तो टीपी चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर तो हर जगह मिलेगा नहीं, तो टेलीप्रॉम्प्टर के डर से ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ऐसी जगह पे जाते हैं जहां उनको कुछ बोलना पड़े। हम लोगों ने एक वो भी वीडियो देखा था कि जब एक टेलीप्रॉम्प्टर कुछ सेकंड के लिए चला गया था तो फिर सुनाई दे रहा है क्या? तो इस तरीके से जब सत्ता चलेगी तो आप कहाँ की बात कीजिएगा। आप कहते हैं जा रहे हैं, बिल्कुल जाते हैं। 24 घंटा प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम नहीं करते, बल्कि 24 घंटा काम करते हैं और चुनाव के लिए काम करते हैं। चुनावी मूड में वो हमेशा रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि 12 सालों से हम इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। वो भाजपा के प्रचारक के तौर पर ही हमेशा अपने आप को समझ रहते हैं। इनको शायद मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ करते थे तो उनका बहुत सारे चैनलों पे डिबेट में भी वो आते थे, और इनके दिग्गी राजा को पानी पिलाने का भी डिबेट में ही काम किए थे। ये सभी मीडिया हाउस के पास ये है, अभी भी है। तो इनको पता नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर का जो यूज कर रहे हैं ना, चूंकि एक्चुअली क्या है कि ये तो राहुल गांधी का काम है, टेलीप्रॉम्प्टर वाला वो आदमी है, उनके कान में कोई फूकता है तो वो कहते हैं आलू को सोना, सोना को आलू, यही सब काम है। ठीक है, कहते हैं गेहूं के खेत में जाके कहते हैं कि धान है
और धान के खेत में जाके कहते हैं कि गेहूं है, तो वो टेलीप्रॉम्प्टर वाले आप लोग हैं, ये हम लोग नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक आप कैसे काम किया था ये दुनिया देखी है, और आप बात करते हैं बाकी चीजों का। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आप कहते हैं कि पहले आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी पहले चाय बेचे के भीख मांगे के वो और कोई काम किए, और वो इनकी जो है बेइज्जत करने वाली बात आ गई जुबान पे। अब अगर हम कह दे कि सोनिया गांधी पहले क्या करती थी वार में, तब क्या होगा? वो पहले क्या करती थी, पहले कहां थी भाई, क्या करती थी, उनका पिछला इतिहास निकाला जाए सोनिया गांधी का, तब क्या हो जाएगा? एंटोनियो मानियो जी का पुराना इतिहास निकाल दिया जाए, तब क्या होगा? इस देश के लिए शहादत दी है। आप बताइए, जेल गए हैं, और नेहरू जी कौन सा जेल गए हैं? उस जेल में कौन सी सुविधा रहती थी? वीर सावरकर की ये किया है क्या? सावरकर नहीं है, कैड सावरकर है। 60 रुपए किस बात का सावरकर लेते थे? अरे कैड सावरकर 60 रुपए किस बात? इस नेहरू के कारण हम लोग ने कश्मीर खो दिया, हम लोग ने बर्मा का बहुत सारा हिस्सा खो दिया, श्रीलंका खो दिया। इस नेहरू के कारण आज मैं सीधा एक आरोप लगाता हूँ, गांधी जी को 4 गोली लगी थी। ये सभी लोग, ये नाथूराम गोडसे ने बताया कि हमने 2 गोली मारा है, तो तीसरी गोली और चौथी गोली किसने मारी, और उसका क्यों उसका पासपोर्टम नहीं किया गया? क्यों लेते थे 60 रुपए वीर सावरकर किस बात के लिए लेते थे? आप उसका जवाब दीजिए, और आप कहिए कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप कहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप 3 गोली सही, लेकिन गोली मारा तो आप कहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। जांच क्यों नहीं की गई ये बताएं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने सत्ता के ये पर चढ़ के लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिए, और यही लोग हैं जो गांधी को भी मरवा दिए। आप सोचिए, मरवाया ये पूरा देश है, और ये हत्या की बात करते हैं। आज इनके यहाँ पे कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो देश की आजादी में नाखून तक कटवाया हो, और हमारे इस देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के लिए देखिए, अभी देखिए फर्क क्या है। मैं आज के डेट में ये जो बोल रहे हैं ना, अभी जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके लिए कुर्सी लेके जाते हैं। हाँ, बिल्कुल लेके जाएंगे। ये सभी मीडिया हाउस में इसका वीडियो है, मेरे पास वीडियो नहीं है, ये सभी मीडिया हाउस में ये वीडियो है। आप बताएं कि बाजू पकड़ के उनको खींचेंगे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को कुर्सी देने का काम करते हैं? ऐसा आपने देखा होगा किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में? ऐसा नहीं देखा होगा। राष्ट्रीय पार्टी में देखिए, आप इनके यहाँ जो है, इनके यहाँ परिवारवाद तो है ही नहीं है। अमित शाह के बेटा तो एकदम 1001 जो है सेंचुरी मारने के बाद वो बेटा किसी राजनीतिक पार्टी में है? किसी पार्टी में? बीसीसी कोई राजनीतिक पार्टी है? कोई राजनीतिक पार्टी है? राजीव शुक्ला आपके कैसे थे? आपके राजीव शुक्ला कैसे बैठा दिया? क्या उसकी योग्यता है? क्या उसकी योग्यता है? थे हमको ये बताइए, राजीव शुक्ला कैसे थे? नहीं, राजीव शुक्ला कैसे थे? हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के बेटे थे वो कैसे थे? आप ये बताइए। इनसे एक जवाब ले लीजिए कि दीपक प्रकाश जी बिहार के कैबिनेट में कौन सी अपनी उपलब्धि के कारण है? जवाब दे दे। दीपक प्रकाश जी कौन से उपलब्धि से है? ये सवाल जो है, ये सवाल उपेंद्र जी की पार्टी का है, लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगा, ठीक है? आप देखे होंगे कि सारी चुनाव जो कमान थी, 1 मिनट भाई साहब जवाब तो देने दीजिए ना। आप मैं दूसरे पार्टी का भी जवाब दे रहा हूं ना। वो सारे चुनाव का जो कमान था उनके हाथों में था। अंत में अगर उपेंद्र जी को लगा होगा कि भाई हमारे काबिल लोग यही है, उन्होंने दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उन्होंने वो काम करके आए हैं। कौन सा काम? आप ये बताइए कि राहुल जी कौन सा काम करके आए हैं कांग्रेस में? प्रियंका जी कौन सा काम करके कांग्रेस में आई है? और दूसरा इंदिरा जी कौन सा काम करके उस पार्टी में आई? बिल्कुल अभिषेक, देखिए निश्चित तौर पर अब चूंकि बात हो रही है राजनीतिक दल के बारे में, यह भी दावा किया जा रहा सत्ता पक्ष की ओर से कि आरजेडी के हों या कांग्रेस के हों, वो विधायक अपने नेतृत्व से खुश नहीं है और इस वजह से कभी भी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, अपना खेमा बदल सकते हैं। फिलहाल अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।